हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एंड 9 आज तुम लोग को मैं कंबाइंड क्लास कराने जा रही हूँ क्योंकि तुम लोग का एक चैप्टर है जो सेम है, दैट इज़ साउंड। क्लास 8 का है चैप्टर 12 और क्लास 9 का है चैप्टर 7। क्लास 8 प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, चैप्टर 12 साउंड एंड पेज नंबर 163। और क्लास 9 फिर ध्यान से तुम लोग सुनो। ओके, एवरी डे यू लिसन टू अ वैराइटी ऑफ साउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। हम लोग अपना आसपास में बहुत सारा साउंड हम लोग को सुनाई देता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। एक एक तरह का ऑब्जेक्ट एक एक तरह का साउंड बनाता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम साउंड आर अनप्लीजेंट। ओके, टू प्ले अ माउथ ऑर्गन और अ गिटार, अगर हम लोग ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे तो ऑब्वियसली वो हम लोग को प्लीजेंट ही लगेगा। तो इसमें से क्या ज़रूरत है, अगर मैं एक माउथ ऑर्गन बजाऊँ तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, यू हैव टू ब्लो एयर इनटू इट। यू स्पेंड सम एनर्जी टू ब्लो द एयर। इफ़ यू ब्लो द एयर विथ मोर एनर्जी देन द साउंड प्रोड्यूस विल बी लाउडर। अगर मैं माउथ ऑर्गन में जो बजा रही हूँ उसमें थोड़ा और एनर्जी ज़्यादा डालूँ तो ऑब्वियसली वो लाउडली बजेगा। ठीक है, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ सेंसेशन दैट कैन बी फेल्ट बाई द ईयर्स। हम लोग ईयर्स के, कान के इस्तेमाल करके हम लोग साउंड सुन सकते हैं। अभी सोर्सेस ऑफ साउंड क्या है, ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ साउंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है उसको बोलेंगे सोर्सेस ऑफ साउंड। मतलब कहाँ से साउंड आता है, जहाँ से या कुछ भी चीज़ से या जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है सोर्सेस ऑफ साउंड्स। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 164। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अभी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हम लोग को तो ऐसा पता चल गया कि साउंड का एक सोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से हो या कहीं से भी हो, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा सोर्सेस ऑफ साउंड। अभी साउंड कैसे होता है, एक टर्म हम लोग को अभी सभी को मालूम है, दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। द टू एंड फ्रो रैपिड मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अभी वाइब्रेशन को अगर मैं इजीली एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ, दैट इज़ अगर कोई रबर बैंड, उसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, पुल करके स्ट्रेच करेंगे रबर बैंड को, तो उसको अगर फिर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो जब अपना जगह पर फिर लौट के आता है तो एक हल्का सा साउंड बनाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है वाइब्रेशन। ठीक है, और अभी वाइब्रेशन के साथ तुम लोग सभी बहुत घुल मिल गए हो, दैट इज़ हम लोग फ़ोन में जो बजता है विदाउट जब रिंगटोन बजता है तो जो वाइब्रेशन होता है वो सभी को मालूम है व्हाट इज़ वाइब्रेशन। तो ये कहीं जगह पर अगर साउंड प्रोड्यूस होना है तो वाइब्रेशन का ज़रूरत है, वाइब्रेशन के बिना साउंड नहीं होगा। तो वाइब्रेशन होता है, उसके बाद ही साउंड क्रिएट होता है। ओके, अभी हम लोग आएंगे हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन वी टॉक। हम लोग तो बात करते हैं, हम लोग को मुंह से भी तो साउंड निकल के आता है, लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस होता है अभी वो देखेंगे। तो कैसे हम लोग का मुंह से साउंड निकलता है, व्हेन ह्यूमन बींग्स हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन द नेक रीजन दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक। मतलब हम लोग का गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स है जिसको बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है लैरिंग्स। और ऐसे ही तुम लोग को समझाने के लिए इधर दिया गया है वॉइस बॉक्स, जहाँ से वॉइस आता है। ओके, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स वो हम लोग का नेक रीजन में रहता है, दैट इज़ हम लोग का गला के उधर रहता है। तो इट हैज़ टू मेम्ब्रेनस टिश्यूज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड, जिसके साथ तुम लोग को
सभी को ये टर्म मालूम है वोकल कॉर्ड। तो ये वोकल कॉर्ड कहाँ पर रहता है? लैरिंग्स जो है उधर लैरिंग्स के उधर दो ठो मेम्ब्रेनस टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड विथ अ नैरो स्लीट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। वो दो ठो के अगल बगल में देखो ये है वोकल कॉर्ड, पास में एक जगह है, नैरो स्लीट है, वह उधर से एयर पासेस हो सकता है। द वोकल कॉर्ड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई मसल्स। इधर देखो वोकल कॉर्ड के आसपास मसल्स भी है दैट कंट्रोल वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के इधर ये है, ये गला पे रहता है और ये है बाहर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये वोकल कॉर्ड है, ये ओपन है जहाँ से एयर घुस रहा है, और ये क्लोज्ड है जहाँ पर एयर घुस गया अंदर, ठीक है। तो ये जो है द वोकल कॉर्ड्स आर हेल्ड टुगेदर, ये दो ठो वोकल कॉर्ड दोनों हेल्ड एक साथ हो जाता है, एंड मसल्स दैट कंट्रोल्स द वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड्स। अभी देखो जब हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग का मुंह खुलता है, बात करते हैं, तभी ये एयर जाके ये जो ओपन है, एयर जाके इधर से घुस जाता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स ओपन ड्यूरिंग ब्रेथिंग टू अलाउ एयर इनटू द लंग्स। मतलब जब हम लोग बात करते हैं वोकल कॉर्ड ओपन हो जाता है, दैट इज वोकल कॉर्ड ओपन है, ये बंद है। वोकल कॉर्ड जब खुल जाता है तो उधर से हवा घुस जाता है और वो सीधा पहुंचता है लंग्स में। वोकल कॉर्ड क्लोज जब बंद होता है व्हेन स्पीकिंग सो दैट द एयर फ्रॉम द लंग्स presses between them to cause the vibrations that produce sound. ओके तो इसके बाद क्या होता है, द एयर कॉजेज, ये जो हवा घुस रहा है दैट इज यही हवा है मेन कॉज ऑफ प्रोड्यूस द साउंड। ओके दिस एयर कॉजेज द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, ये एयर जाके वोकल कॉर्ड में ऊपर वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। ये जो वोकल कॉर्ड के अंदर जो हवा घुस रहा है वो जाके वोकल कॉर्ड में हवा घुस के वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होने के बाद यही वाइब्रेशन का वजह से हम लोग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग मुंह से बोल सकते हैं, आवाज़ निकलता है इसी के वजह से, दैट इज़ वोकल कॉर्ड। अभी अच्छा सा अगर एग्जाम्पल हो जो तुम लोग घर पे कहीं पे भी कर सकते हो, दैट इज़ क्या है, कीप योर फिंगर्स ओवर द थ्रॉट। मतलब इधर अपना फिंगर्स इधर लगाओ, कीप योर फिंगर्स ओवर द थ्रॉट एंड टॉक। इधर फिंगर्स लगा के, अपना गले पे फिंगर्स लगा के बात करो, देन यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इनसाइड द थ्रॉट। ओके तो ये करने से तुम लोग को पता चल जाएगा, आराम से तुम लोग समझ जाओगे। अपना गले के ऊपर हाथ लगाओ, 2 अंगुली डालो और बात करो, तो तुमको उधर वाइब्रेशन फील होगा। ओके नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज नंबर 165। इधर है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस इज़ वेरी इजी, इधर बहुत सारा दिया गया है, मैं तुम लोग को छोटा करके इस फिगर के हिसाब से मैं तुम लोग को छोटा करके समझा रही। ओके अच्छा ये देखो, ऑसिलेशन एक सिंपल पेंडुलम के हिसाब से, जैसे घड़ी में रहता है या कहीं पे भी पेंडुलम रहता है उसका हिसाब से बोल रही हूँ। अब पेंडुलम है, इसमें एक रिजिड सपोर्ट है, एक थ्रेड है और एक बॉब है। ओके ऑसिलेशन का डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन रेगुलर intervals of time between 2 points by reacting the path in a to and fro, मतलब back and front manner is called oscillation। to and fro का मतलब back and forth, manner is called oscillation। a slow type vibration, मतलब वाइब्रेशन ही होगा लेकिन स्लो टाइप होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन तुम लोग को याद करना पड़ेगा, मैं इजीली समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये वाला जो फिगर है इसके ऊपर ध्यान रखो, सिंपल पेंडुलम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे घड़ी पे रहता है, कोई घड़ी पे रहता है पेंडुलम, तो एक पेंडुलम है जिसमें क्या है, एक मेटेलिक बॉब है, ठीक है, जो हमेशा ऐसा घूमता रहता है, ओके मूव होता रहता है। एंड ये किसके हिसाब से है कि रिजिड सपोर्ट है उसके हिसाब से ये मतलब लटक रहा है, और एक ठो थ्रेड है,
थ्रेड या स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से। A simple pendulum consists of a metallic bob suspended from a rigid support by means of flexible string or thread. Okay. तो इसमें क्या हो रहा है, ये हिलता रहता है। अभी देखो ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला है पेंडुलम। ओके, तो इधर है O जहाँ पर वो फिक्स्ड है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव्स अबाउट द पॉइंट O, मतलब O से वो अगर नॉर्मली रहेगा तो वो O में खड़ा रहेगा, अगर हिलता रहेगा तो वो मूवमेंट अलग होगा। ठीक है, अभी बिटवीन द पॉइंट A एंड B, अभी इधर दो ठो पॉइंट है A एंड B, इधर वो मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, बिटवीन द पॉइंट A एंड B, अभी ये देखो ये जो पॉइंट है जहाँ वो सीधा खड़ा रहता है, तो द पॉइंट O इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, जहाँ वो खड़ा रहता है नॉर्मली, जब मूवमेंट नहीं होता है, वो जहाँ आके स्टॉप हो जाता है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। ओके, और ये वाला जो है जब वो मूव करता है A एंड B, मैक्सिमम A में जाता है, इस साइड अगर जाएगा तो मैक्सिमम A तक जाएगा, इस साइड जाएगा तो मैक्सिमम B तक जाएगा। तो द पॉइंट्स A एंड B आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम इतना दूर जा सकता है, तो द पॉइंट A एंड B आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अभी देखो अभी मैं बोलती हूँ वन ऑसिलेशन कैसे क्रिएट होता है। ये वाला पेंडुलम है, ये बॉब जब मूव करने लगता है तो समझो पहले O से A की तरह गया, तो इधर से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर आके O पर आया, फिर इधर से B गया, फिर इधर आया। ठीक है, ऐसे करके मूवमेंट होता है। तो समझो ये बॉब है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इधर गया, ऐसे होते रहता है। अभी वन ऑसिलेशन कैसे क्रिएट होता है, ये वाला बॉब है, ये फर्स्ट इधर गया, फिर इधर O पे आके फिर B पे गया, फिर O पे आया, फिर O पे आके इधर जाएगा, लेकिन हम लोग वन ऑसिलेशन इधर ही ख़त्म कर देंगे। O से शुरू हुआ, A में गया, O में आया, फिर B में गया, फिर O में आया। ये जो एक ठो है इसको बोलता है वन ऑसिलेशन। मैं और थोड़ा क्लियर करके समझाऊंगी, तो समझो इधर से स्टार्ट हुआ, A पे गया, फिर इधर आया, इतना तक, दैट इज वन ऑसिलेशन। इधर गया, दैट इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। अभी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन में मैक्सिमम वो जितना दूर तक जा सकता है, मतलब A हो या B, जितना दूर तक जा सकता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मैं वन ऑसिलेशन समझाई हूँ, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ओके, अभी इधर और एक ठो इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ऑसिलेशन का जितना सा काम होता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स unit. Okay, SI unit of frequency is hertz. अच्छा, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक अलग से क्या बोलने का है, मैं जस्ट सिंपली बोल के जा रही हूँ। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स, एक वाइब्रेटिंग सोर्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम। अ वाइब्रेटिंग सोर्स produces compressions and rare fraction pulses. In sound propagation, it is the energy of the sound that travels and not the particles of medium. Sound cannot travel in vacuum. अच्छा, अभी नेक्स्ट पेज में गई हूँ पिच में। पिच क्या है, द स्ट्रिलनेस ऑफ साउंड एक्सपीरियंस्ड बाय द लिसनर इज कॉल्ड द पिच ऑफ द साउंड। मतलब जो लिसनर साउंड सुन रहा है, साउंड ले रहा है,
उसका श्रिलनेस मतलब साउंड का श्रिलनेस मतलब कितना ज़ोर से बज रहा है, दैट इज़ श्रिलनेस। तो वो जो लिसनर एक्सपीरियंस्ड कर रहा है दैट इज़ पिच ऑफ साउंड। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीजेस इट्स पिच ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी साउंड का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो पिच भी इंक्रीज होगा। विथ इंक्रीज इन पिच द श्रिलनेस इंक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर पिच इंक्रीज हुआ तो श्रिलनेस भी इंक्रीज होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज मोर दैन दैट ऑफ द मेल वॉइस, इट इज़ श्रिलर दैन द मेल वॉइस। मतलब ये बोला जा रहा है कि मेल वॉइस से ज़्यादा फीमेल वॉइस का श्रिलनेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, अभी इसको प्रूफ करने में क्या बोला जाएगा? अच्छा, अभी मैं बोली हूँ कि फीमेल वॉइस मेल वॉइस से ज़्यादा श्रिलर है। कैसे है श्रिलर? अच्छा, मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताती हूँ। बहुत तरीक़ा का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि समझो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जिसमें तार रहता है, ये स्ट्रिंग रहता है, जैसे गिटार हो या वायोलिन, उसमें स्ट्रिंग्स होता है। बहुत तरीक़ा का स्ट्रिंग्स होता है, कोई स्ट्रिंग थिक होता है, कोई पतला होता है। तो अभी ये जो स्ट्रिंग्स है, इस स्ट्रिंग्स में अगर मोटा वाला जो थिक स्ट्रिंग है उसको अगर मैं बजाऊँ तो वो अगर थोड़ा सा धुन बजाओ तो उसमें क्या होगा, मोटा वाला जो है उसमें जैसा साउंड आएगा उससे अच्छा या उससे लाउड, उससे श्रिलर साउंड तभी आएगा जब मैं पतला वाला स्ट्रिंग से आवाज़ लगाऊंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मोटा है उससे छोटा, मतलब छोटा नहीं पतला वाला, मोटा से पतला वाला ज़्यादा श्रिलर होता है, ज़्यादा साउंड बढ़ाता है, लाउड होता है। वैसे भी मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में भी होता है। मेल वॉइस थोड़ा मोटा होता है और फीमेल वॉइस पतला सुरीली जो भी हो। तो इसी के वजह से मेल वॉइस से फीमेल वॉइस का श्रिल ज़्यादा होता है। ओके, अच्छा, अभी 160 पेज नंबर 169 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? अगर हम लोग कोई पूरा एकदम फाँका जगह में कुछ बात बोले तो वो क्या होता है, वो वाला आवाज़ बाउंस करके या रिफ्लेक्ट होके वो जो आवाज़ बचता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हम लोग बोलते हैं इको हो रहा है, दैट मीन्स कोई समझो कि घर में जहाँ कुछ चीज़ नहीं है, बस दीवार में हम लोग का आवाज़ जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है या बाउंस हो रहा है, फिर वो साउंड आ रहा है, दैट इज़ इको या रिफ्लेक्शन। ओके, तो क्या बोल रहा है? व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन अ सरफेस दे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस। This phenomenon is called reflection of sound. You must have heard the term echo. Echo occurs due to the reflection of sounds by the hills or the walls of the building. हिल स्टेशन में मतलब हिली एरिया में अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो ऑब्वियसली वो बार बार सुनाई देता है, दैट इज़ इको। एंड हम लोग घर में कोई भी कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, ज़्यादातर बाथरूम में होता है क्योंकि बाथरूम फाँका रहता है, कोई फर्नीचर हो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं रहता है। तो उधर अगर हम लोग बात करेंगे हिल एरिया में या घर पे, तो वॉल में या हिल में क्या होता है, बाउंस होके वो साउंड बैक होकर आता है, दैट इज़ इको। अभी है टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड का टाइप दो तरह का होता है, एक है इंफ्रासोनिक, एक है अल्ट्रासोनिक। अभी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक क्या है? अच्छा, साउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द audibility of sound of to human. The sound of frequency below 20 hertz and above 20,000 hertz cannot be heard by humans. मतलब ह्यूमन को 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई नहीं देता है और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुनाई नहीं देता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर जो है उसको सुनाई देता है, इसके नीचे सुनाई नहीं देता, इसके ऊपर सुनाई नहीं देता है। लेकिन एक अच्छा वाला चीज़ है जो सबको मालूम होना चाहिए, दैट इज सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स विच कैन नॉट हियर्ड बाय ह्यूमंस। मतलब ये जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक है, ये वाला साउंड ह्यूमन को सुनाई नहीं देता है, लेकिन कोई कोई बर्ड्स और एनिमल्स को सुनाई देता है। ओके,
तो इंफ्रासोनिक क्या है? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ये जो 20 हर्ट्ज है जिसके ऊपर साउंड जाने से ह्यूमन बीइंग को सुनाई देता है, तो इसका ये जो 20 हर्ट्ज है इसके नीचे जो साउंड बचता है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक क्या है? जो साउंड फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब ये भी ह्यूमन को सुनाई नहीं देगा। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो साउंड बचता है, फ्रीक्वेंसी आता है, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, ये इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी है नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, जो तुम लोग हमेशा करते हो नॉइस पोल्यूशन क्लास में, दैट इज नॉइस पोल्यूशन। ओके, वी नो दैट नॉइस इज अनवांटेड, अनप्लीजेंट and irritating loud sound. Too much noise in the surrounding is harmful and leads to noise pollution. मतलब ज़्यादा हो जाएगा साउंड, जितना आवाज़ होगा वो ऑब्वियसली अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी इरिटेटिंग होता है, दैट इज़ ऑब्वियसली ओके। ये वाला अगर ज़्यादा हो जाएगा दैट इज़ हार्मफुल फॉर आस, तो वो नॉइस पोल्यूशन लीड करता है। ठीक है, तो जो हमेशा तुम लोग करते हो, साउंड हमेशा आवाज़ चिल्लाते हो, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन। इससे अच्छा तरीका नॉइस पोल्यूशन को समझाने का मुझे नहीं लगा। अच्छा, इधर डेसिबल टर्म है, ये डेसिबल है। डेसिबल इज़ द यूनिट एक्सप्रेसिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक्सप्रेसिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है डेसिबल। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिबल का साइन देख लो। अच्छा, इधर थोड़ा दिया है, ये भी अच्छे से, ये टेबल अच्छे से थोड़ा देख लेना, इधर से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, अच्छा, अभी मैं बोलती हूँ कि सम ऑफ दिस गिवन बिलो, ये क्या है? इधर दिया है नॉइस पोल्यूशन के बारे में। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस कैन रिड्यूस योर कंसंट्रेशन एंड कैन कॉज रेस्टलेसनेस। Exposure to high noise level may lead to sleep disturbance and discomforts. Sudden exposure to very high level noises may lead to temporary or even permanent hearing disability. Prolonged exposure to noisy environment leads to frequent headaches, hypertension, high stress level, emotional problems and migraine. Noise pollution leads to increased heartbeat, construction of blood vessels and dilute of pupil. तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से ये सब होता है। अगर लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस कैन रिड्यूस योर कंसंट्रेशन, बहुत देर से अगर हम लोग नॉइस पोल्यूशन के बीच में रहेंगे तो हम लोग का कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, हम लोग रेस्टलेस हो सकते हैं। एक्सपोजर टू हाई नॉइस लेवल में लीड, हम लोग बहुत मतलब नॉइस पोल्यूशन के अंदर रहेंगे तो हम लोग का स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होगा। सडन एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल नॉइसेस, सडन अचानक अगर हम लोग का नॉइस पोल्यूशन में बीच में आ गए तो दैट में लीड टू टेम्पररी और इवन परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी, मतलब सुनने का प्रॉब्लम्स परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्पोरली भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइजी एनवायरनमेंट लीड्स, क्या क्या प्रॉब्लम होता है? फ्रीक्वेंट माथा दुखने लगता है, डैचेस हाइपरटेंशन होने लगता है, हाई स्ट्रेस लेवल होता है, इमोशनल प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके साथ माइग्रेन भी हो सकता है। नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू इंक्रीजेस हार्ट बीट तेज हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेट ऑफ पिपल्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। इफ द नॉइस लेवल इन आवर एनवायरमेंट नॉट कंट्रोल्ड इट मे डैमेज आवर हेल्थ। अगर नॉइस पोल्यूशन हम लोग का एनवायरमेंट में कंट्रोल ना हो तो वो हम लोग का हेल्थ के लिए डैमेज हो सकता है। We can take some steps to reduce the noise level around us. Avoid very loud music that might hurt you as well as others' ears. बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक कान में डिस्टर्बेंस होता है तो वो हर्ट होता है, उसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए। प्लांटिंग मोर
trees helps to reduce noise level. The plants and trees have good ability to absorb the sound. तो प्लांट और ट्रीज में ऐसा एबिलिटी है, गुड एबिलिटी है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है. सो प्लीज प्लांटिंग मोर ट्रीज. ओके. Minimize the use of defective machines and engines that produce unwanted sound. Avoid unnecessary use of horns of the vehicles while traveling. Wear earplug to protect ears if walking in a noisy atmosphere. Okay. तो ये सारा जो मैं पढ़ा दी हूँ, जो समझा दी हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तुम लोग यही अच्छे से पढ़ना. एक्सरसाइज का जो है वो सारा मैं सॉल्व करके भेज दे चुकी हूँ. तुम लोग को अगर मिल गया तो फाइन, सॉल्व इट. अगर नहीं मिला तो प्लीज़ कलेक्ट एंड सॉल्व कर लो घर में बैठ के. तो चैप्टर 12 कंप्लीटेड.